महारानी लाची, ये घेरा देख रहे हो अम्बिराज? ये तुम्हारे मृत्यु का घेरा है। मेरी मां को व्यू में फंसाकर मारा था ना तुमने, अब तुम स्वयं उसी व्यू में फंसे हो। पर मैं तुम्हें तुम्हारी बाती छल से नहीं, बल्कि अपने बल से मारूंगा। मुझे परास्त करो और मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। वीरता और मूर्खता में केवल धागे भर का अंतर होता है पुरु, और ये तलवार मेरे हाथ में सौंपकर तुमने अपनी मूर्खता सिद्ध कर दी। परसों से मेरी ये तलवार कौरव परिवार के रक्त की प्यासी है। मेरी मां ने मुझे जीवन दिया है अम्बिराज, परंतु मेरी मां के जीवन में पहले मेरे पिता आए। और जो पीड़ा तुमने मेरे पिता को पहुंचाई है, उसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। जो द्वंद्व 22 वर्षों से अधूरा पड़ा है, वो आज पूरा होगा, तुम्हारी मृत्यु के साथ। अब अपनी उल्टी गिनती आरंभ कर दो अम्बिराज। जिस प्रकार उस द्रोही अनुसुईया के शरीर से ये तलवार पार की थी, उसी तरह से ये तलवार तुम्हारे शरीर के पार होगी। तुम्हारे बिना उसकी आत्मा तड़प रही होगी ना, तो चलो तुम्हारी आत्मा को भी उसके पास भेजने का प्रबंध करते हैं। उठो अम्बिराज। बहुत गर्व है ना तुम्हें अपनी तलवार पर। आगे बढ़ो।
कहा था ना कि बराबर का द्वंद्व होगा। हम तुम्हारी तरह छल नहीं करते। तुम्हारी मृत्यु से पहले तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। तुम स्वयं आज मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे। पत्नी का प्रतिकार पति ने ले लिया। अब देश से छल करने का दंड देश का रक्षक देगा। आगे बढ़ो पुरो। पुरु, पुरु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो पुरु। पुरु तुम अनुसुईया के पुत्र हो, तुम महान हो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। क्षमा भूल की मिलती है, सोचे समझे किए गए अपराध की नहीं। तुमने केवल मेरी मां का रक्त ही नहीं, मेरे देश का अहित भी किया है अंबीराज। और उसके लिए तुम्हें केवल मृत्यु दंड मिलेगा। प्रहार मत करना। ये खेल यहीं समाप्त करो पुरु। प्रहार करो पुरु, समाप्त कर दो इस देशद्रोही को।
ये क्या किया पुरु? लक्ष्य क्यों नहीं साधा? यदि अम्बिराज पर निशाना साधता तो इतिहास के निशाने पर आ जाता कि भागते हुए अम्बिराज पर पीछे से प्रहार किया। उसकी पीठ पर मारता तो क्या अंतर रह जाता उसमें और हम में? मेरी मां को छल से मारा ना तुमने, अब तुम अपनी छाती पर खाओगे अम्बिराज। अब कहां भागोगे अम्बिराज? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? रुक, अभी सबको बुलाता हूँ। क्या कंस, कहां छुपे थे? चलो, तुम्हारे वध का समय हो गया है। मृत्यु? अरे सच में नहीं मरना है, नाटक में वध हो रहा है तुम्हारा। चलो, जनता प्रतीक्षा कर रही है। मित्रों, अब वो समय आ गया है प्रभु की महालीला देखने का कि किस प्रकार अत्याचारी कंस को श्री कृष्ण ने मारा। जब कंस की कृष्ण के आगे एक ना चली तो उसने संधि के बहाने कृष्ण को मथुरा बुलाया और उनके मार्ग के आगे शक्तिशाली सैनिक खड़े कर दिए और श्री कृष्ण ने उन सबको मृत्यु का भागी बना डाला। अब पधार रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अरे ये कौन है? ये मंडाला का कृष्ण तो नहीं? पर इसके चेहरे पर वही क्रोध जो हमारे भगवान का उस समय हुआ करता था।
मुझे क्षमा कर दो गुरु, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो गुरु। मैं तुम्हारा मामा हूँ। मामा के नाम पर कलंक हो तुम। जो राजा अपनी प्रजा से द्रोह करे, जो भाई अपनी बहन को पीड़ा दे, उसे केवल मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए। पर ये कंस भी तो अपना नहीं है। कोई बात नहीं, लग तो रहा है वास्तविक। देखो ना, भीड़ कितनी प्रसन्न हो रही है। अधर्म विनाशक कृष्ण, मायावी खलनाशक कृष्ण, दुष्ट कंस संहारक कृष्ण, सदा धर्म प्रतिपाल। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा अम्बिराज। दक्षिण शत्रु विनाशक पोरस, कौरव राष्ट्रे रक्षक पोरस, शत्रु शीश विनारक पोरस, आर्यवर्त सुखमानस पोरस। आज तुम्हारे सारे पापों का अंत होगा अम्बिराज। ये तक्षशिला को कलंकित करने का पाप, ये अपने देश से द्रोह करने का पाप, और ये मेरी मां की हत्या करने का पाप। मां, मां, कर अम्बिराज, कर मेरी मां को मारा तूने। रुक जाओ गुरु। छोड़िए विनाशनी, इसने मां की हत्या की है। छोड़िए। रुक जाओ गुरु, वो मर चुका है। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ गुरु। मां, तुमने अपनी शपथ पूरी की है, और ये कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। बारसीन अपनी सेना के साथ हिंदू कुश पहुंच चुकी होगी। अब उसकी बारी है जिसने मेरे देश पर आक्रमण किया है। अलेक्जेंडर, आ रहा हूं मैं। जल्दी कराओ, हाथ तेज चलाओ। क्या का हुक्म है? ये पत्थर फौरन हटने चाहिए। मुझे यकीन है कि ये सारी साजिश उस पोरस की होगी। यहाँ हमारा रास्ता रुके ताकि हम शहजादी बारसीन और उसकी फौज तक जल्दी ना पहुंच जाए।
अब वो नंदनवन में अपना काम खत्म करके हमारी ओर बढ़ेगा शाह। नहीं, पोरस उनमें से नहीं जो मेरा सामना करने में खौफ खाए, वो अलग है। हमें यहां तक लाने के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, क्योंकि वो जानता है कि जंग के इस मुकाम पर एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है, और हमारी गलती से हुए नुकसान को खुद के फायदे में बदलना पोरस जैसे इंसान के लिए बहुत आसान है। शहजादी बारसीन, सब कुछ वैसा ही जा रहा है शहजादी, जैसा हमने सोचा था। वो देखिए, अलेक्जेंडर और उसकी फौज, जिसकी खबर हमें पोरस ने दी थी। बेशक, और जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक पोरस दूसरी तरफ से आ जाएगा। फिर हम दोनों तरफ से मिलकर अलेक्जेंडर पर हमला करेंगे। उम्मीद है पोरस ने अब तक अपना काम खत्म कर दिया होगा। हमें तुम पर गर्व है पुरु, केवल इसलिए नहीं कि तुमने अनुसुईया के हत्यारे का वध किया, बल्कि इसलिए भी कि अम्बिराज जैसे व्यक्ति जो अपनी मंशा पूरी करने के लिए देश को दांव पर लगा दे, उनका यही दंड होना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई देशद्रोह ना करे। तुमने अपनी शपथ पूरी की, पर यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। बारसीन अपनी सेना के साथ हिंदू कुश पहुंच चुकी होगी, और हमारी योजना के अनुसार फारस की सेना की सहायता से हम अलेक्जेंडर को दोनों ओर से घेरेंगे और उस पर आक्रमण करेंगे। अब शीघ्र ही हमें हिंदू कुश के लिए निकलना चाहिए। उस देशद्रोही अम्बिराज का अंत हुआ, अब उसकी बारी है जिसने मेरे देश पर आक्रमण किया है। अलेक्जेंडर, आ रहा हूं मैं। हमला करते हो हुजूर। जब हम डराए जैसे काया शख्स को मैदान जंग से भागने पर मजबूर कर सकते हैं, तो उसकी बेटी की क्या मजाल जो हमारे सामने ज्यादा वक्त टिक जाए। नहीं फेस्टियन, इसके लिए मैंने कुछ और सोच के रखा है। पोरस ने बड़ा दिलचस्प दांव खेला है। उसने मेरी ही चाल से मुझ पर वार किया। जिस तरह मैंने पौरव मुल्क को दोनों तरफ से घेर के हमला किया था, ठीक उसी तरह वो भी हम पर हमला करने वाला है, फारस की फौज की मदद से। तो अब क्या शाह? इंतजार करो क्लीटस। पोरस ने मुझे सामने से ललकार कर मेरी हुकूमत और अकलमंदी पर सवाल खड़ा किया है। सामने आने दो उसे। अलेक्जेंडर उसे ऐसा जवाब देगा कि पोरस उस दिन को कोसेगा जब उसने मेरे सामने खड़े होने की हिमाकत की थी। आपने क्या सोचा है शाह? यही कि शहजादी बारसीन से मिलने में अकेला जाऊंगा, और तुम लोग यहां रुककर मेरे अगले हुक्म का इंतजार करना।
आज हमें उस शख्स के खिलाफ लड़ना है जिसने हमें और हमारे मुल्क को झुकने पर मजबूर कर दिया। बच्चों, बूढ़ों और बेवाओं पर रहम तक नहीं किया, जिसने हमारे मुल्क को लूटा और फारस का परचम फेंककर मैसेडोनिया का परचम फहरा दिया। आज हम सब के पास अपने मुल्क और अपनी बेइज्जती की रुसवाई का इंतजाम लेने का वक्त आ गया है। तुम्हारी बहादुरी और हौसला काबिल तारीफ है बारसिंह। मेरे सिपह सालारों की नुमाइंदगी में लगी फारस की इतनी बड़ी फौज को उनके नाक के नीचे से यहाँ ले आना यकीनन मुश्किल रहा होगा। मुश्किल तो था, लेकिन पोरस की हिम्मत ने हमें हिम्मत दी कि हमारी जमीन, हमारी दौलत और हमारे मुल्क की खोई हुई इज्जत तुमसे वापस ले, जो तुमने हमसे छीन ली। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम और वहां पे पोरस, हम दोनों मिलकर तुम्हें अपने सरजमीन से खदेड़ देंगे। बेशक बारसिंह, बेशक, पर उसके लिए हमें पोरस के यहाँ आने का इंतजार करना होगा। देखते हैं कैसे तुम्हारे मंसूबे जमीन पाते हैं। मैं भी ये देखने को बेकरार हूं कि कैसे पोरस का ख्वाब उसी की आंखों के सामने चकनाचूर होता है। उस वक्त उसका चेहरा देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तुम ठीक हो पुत्र? पिताश्री, पिताश्री का है मां? मौन क्यों मां? बताओ, कहां है पिताश्री? नंदन वन में क्या हुआ? नंदन वन में हमारा जीवन बंजर हो गया। हम भी हमारे सैनिकों को तुम अचेत अवस्था में उस गुफा में मिल गए। अन्यथा क्या पता, कदाचित गुरु तुम्हारी भी हत्या कर देता। गुरु ने मेरे साथ विश्वासघात किया और पिताश्री की हत्या की। हम सभी भिन्न दिशाओं से अपनी सेनाओं के साथ अलेक्जेंडर पर आक्रमण करेंगे और दूसरी ओर से बारसीन अपनी सेना के साथ अलेक्जेंडर को पीछे धकेलेगी। पुरु, वहां देखो। बारसीन ने अपना वचन पूरा किया। अब शपथ पूरी करने की बारी हमारी। हमारी और फारस की सम्मिलित सेना के सामने अलेक्जेंडर टिक नहीं पाएगा। पुरुष उचित कह रहे हो भाई। अलेक्जेंडर ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि हम इस प्रकार इस पर आक्रमण करेंगे और उसके बचाव में उसे क्या करना है ये सोचने का उसके पास समय ही नहीं होगा।
हमारी योजना सफल हुई प्रभु। अलेक्जेंडर के पास भागने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। फारस की सेना हमसे मिलने आ रही है। नहीं दस्युराज, हमें वापस लौटना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो पुरु? इतना अच्छा अवसर हमें खोना नहीं चाहिए। हमने अलेक्जेंडर को दोनों दिशाओं से घेर लिया है। यही विश्वास अलेक्जेंडर हमें दिलाना चाहता है लाचे। जो हमें दिख रहा है वो पूरा सत्य नहीं। बारसीन और उसकी सेना का हाव भाव देखकर लगता है कि यहाँ कुछ और भी हुआ है। यह आक्रमण करने का भाव नहीं, बल्कि समर्पण करने का भाव है। उस अलेक्जेंडर ने अवश्य ही कोई बड़ा खेल खेला है। अब पोरस यहाँ आया तो उसका खेल खत्म। नहीं फेस्टियन, मैंने कहा था ना, पोरस अलग है। वो सारा मामला समझ जाएगा, पर उसके लिए यह जानना ज्यादा जरूरी है कि यहाँ क्या हुआ है। उसने फारसी सेना को अपनी ओर कर लिया है, किंतु कैसे? इस बार मैं तुम्हारी फौज को मजबूर नहीं करूंगा बारसीन कि वो मेरे लिए लड़े, बल्कि मैं ऐसे हालात बना दूंगा कि वो कभी मेरे खिलाफ ना जा पाए और ना ही मुझसे धोखा कर पाए। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं बारसीन। पहला, मुझसे लड़ो, पर इस सूरत में तुम अपनी मां और बहन दोनों को खो दोगे। और दूसरा है, मुझसे समझौता कर लो, जिसके बदले ना सिर्फ तुम्हारे वालिदा और बहन महफूज रहेगी, बल्कि तोहफे में तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर शौहर मिलेगा, अलेक्जेंडर।
अब फारस और मैसेडोनिया एक हुए। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद जिंदाबाद, शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद जिंदाबाद, शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद जिंदाबाद, शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद जिंदाबाद। विवाह की शुभकामनाएं अलेक्जेंडर। इस अवसर पर तुम्हें और तक्षशिला के लोगों को एक उपहार देना तो बनता है। इस उपहार के साथ एक वचन भी देता हूं अलेक्जेंडर। भले ही संसार की सारी सेना एकजुट कर लो, पर इस पुरु को कभी नहीं तोड़ पाओगे और ना ही मेरे भारत को कभी झुका पाओगे। अलेक्जेंडर को परास्त करने का मार्ग तक्षशिला से होकर निकलता है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं अंबी कुमार से वार्तालाप करूं। मैं अंबी कुमार अपने पिता की चिता की सौगंध खा के कहता हूं कि जब तक पुरु से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लेता, राजा नहीं बनूंगा मैं। सच से मुंह मोड़ लेने से सच झूठ में नहीं बदल जाता रॉक्सन। जितना वाजिब तुम्हारा गुस्सा है, उतनी ही जरूरी ये शादी भी थी, या फिर समझौता। ये समझौते की शादी शाह ने भले ही अपने तख्त के लिए की है, मगर इस समझौते के वारिस को ये तख्त हरगिज नहीं मिलना चाहिए मलिका। बारसीन से शादी अलेक्जेंडर की मजबूरी भले ही हो, लेकिन मेरा मुकद्दर नहीं हो सकती। बारसीन अगर अलेक्जेंडर के वारिस को जन्म देने का ख्याल भी अपने मन में लाए, तो यकीन मानिए मलिका, मैं उसे इस दुनिया से मिटा दूंगी। सिर्फ और सिर्फ मेरी औलाद शाह के बाद मैसेडोनिया के तख्त की वारिस बनेगी। तुम्हारी उम्र में मेरा भी यही ख्वाब था रॉक्सन, कि मेरा बेटा शहंशाह बने। लेकिन शाह बनने के बाद भले ही इंसान फूलों पर चले, लेकिन शाह के तख्त पाने तक का सफर कांटों से भरा होता है। फिलिप की भी कई बीवियां थी, लेकिन आज वो सब और उनकी औलादें गुमनामी के अंधेरों में दफन है। मेरे लिए आसान नहीं था रॉक्सन, लेकिन मैंने अपनी जगह खुद बनाई। तुम्हारे लिए इतना मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि अलेक्जेंडर तुमसे मोहब्बत करता है। अगर तुम अपने बेटे को शाह का वारिस बने देखना चाहते हो, तो तुम्हें उसकी जिंदगी में खास जगह हासिल करनी होगी।
मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में अब भी पोरस के लिए हमदर्दी है बारसी, पर अब जो दर्द मैं पोरस को देने वाला हूं उस पर मुस्कुराने को तैयार रहो मलिका। तुम बेगम हो मेरी, और अब तुम्हारी फौज पोरस को हराने में मेरी मदद करेगी। फारस की सेना के साथ के बिना इस युद्ध में विजय कठिन है पुरु। वो विजय क्या जो आसानी से प्राप्त हो जाए। अलेक्जेंडर को परास्त करने का मार्ग तक्षशिला से होकर निकलता है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं अम्बी कुमार से वार्तालाप करूं और यह सुनिश्चित करूं कि उसके और मेरे बीच कोई मतभेद ना हो। एक बार अम्बी कुमार को अपने पिता के वास्तविक कर्मों के विषय में ज्ञात हो जाए, फिर तक्षशिला का सहयोग हमें निश्चित रूप से मिलेगा। प्रसन्न हो अब? मित्रता के नाम पर अपने पिता की बलि चढ़ाया है। अपने विश्वास पर विश्वास कराकर ले गए थे ना तुम अपने पिता को उस हत्यारे पुरु के साथ संधि करवाने के लिए। देखो, संधि नहीं, शरीर विच्छेद किया उसने तुम्हारे पिता को। सब नाटक था, जिसे खेलकर, जिसके संवाद बोलकर पुरु ने हम सबको बहकाया। अखंड भारत, एक भारत, सब एक छलावा था। यदि पुरु का लक्ष्य एकता और अखंडता होता तो वो तुम्हारे पिता की हत्या नहीं करता, संधि करता, ताकि तक्षशिला से मिलकर अलेक्जेंडर को हरा सके। मातृभूमि के लिए युद्ध एक छलावा था, वास्तविकता थी तक्षशिला से शत्रुता। तक्षशिला नरेश अम्बीराज की हत्या, और हत्यार कौन बना? उनका अपना पुत्र। मैं आज तक तुम्हारे पिता को भटका हुआ समझती रही, और उनके जाने के पश्चात यह अनुभव हुआ कि उचित मार्ग पर वही तो थे। कोई राष्ट्र नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। पर मैं ये क्या कह रही हूं? तुम्हारा तो मित्र है, क्या मित्रता निभाई है? अपने प्रतिशोध का कांटा भी साफ कर दिया, तो तुम्हारा राजा बनने का मार्ग भी। बधाई हो। आदेश दीजिए महाराज, तक्षशिला आपकी सेवा में उपस्थित है। आदेश दीजिए कि कब इस विधवा को पुरु के प्रतिशोध की सूली पर चढ़ना होगा। आदेश दीजिए महाराज। नहीं मां, मेरी आंखों पर पड़ा ब्रह्मजाल समाप्त हुआ आज। यदि प्रतिशोध ही मेरा प्रारब्ध है, तो तक्षशिला पर किए गए हर एक घात का प्रतिघात लूंगा मैं पुरु से। मैं अम्बी कुमार अपने पिता की चिता की सौगंध खा के कहता हूं कि जब तक पुरु से, पौरव राष्ट्र से और वहां की प्रजा से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लेता, राजा नहीं बनूंगा मैं। अब तक मैं तुम्हारा मित्र था,
किंतु अब मैं तुम्हारा सबसे बड़ा और सबसे घातक शत्रु हूं पुरु। तुमने मित्रता की ढाल बनाकर अपना काम साधा, अब मैं भी उसी मित्रता की तलवार से इस शत्रुता का घाव दूंगा तुम्हें। फारस की सेना अलेक्जेंडर के साथ है हस्ती, और वो किसी भी क्षण हम पर आक्रमण कर सकते हैं। हमें युद्ध के लिए सज रहना होगा। और आचार्य चाणक्य, उनका स्वास्थ्य कैसा है? युद्ध में घायल हुए सैनिकों के लिए उनके उपचार की आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य में सुधार है पुरु। वो शीघ्र ही हमारे साथ होंगे। तब तक उनके शिष्य उनका कार्यभार संभाल रहे हैं पुरु। राजी और पारस श्रेष्ठ भी स्थिति पर खुद दृष्टि रखे हुए हैं। चौंक गई। होना ही था। अपने खाबगर में मेरे होने की उम्मीद नहीं होगी तुम्हें, पर अलेक्जेंडर की पहली बीवी होने के नाते मुझे लगा तुम्हारे इस्तकबाल के लिए मौजूद होना मेरा फर्ज है। देखो, खाने का इंतजाम किया है तुम्हारे लिए, खा लो। थक गई होंगी ना? शुक्रिया, मगर मुझे भूख नहीं है। अब तक वाकिफ नहीं हुई या फिर शाह की बीवी बनने के मुकालते में हो। मगर क्या करें, मलिकाएं अपनी मर्जी की मालिक नहीं होती, अपने शौहर के हुक्म की गुलाम होती हैं। ये हकीकत और ये निवाला जितनी जल्दी अपने गले से उतार लोगी, उतना बेहतर महसूस करोगी। आओ, खा लो कुछ। एक और नसीहत याद रखना बारसीन, तुम्हें हमेशा सिर्फ मेरी झूठन ही मिलेगी। तुम्हारी धमकियां उन्हें खौफजदा करेगी जिनके पास खोने के लिए कुछ बचा होगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ छीन लिया गया है मुझसे। इसीलिए आइंदा मुझसे उलझने से पहले 2 बार सोच लेना। तीसरी नसीहत सुनने से पहले ही बगावत कर बैठी। सुन तो लेती। तीसरी नसीहत ये है कि मेरा शौहर मेरी झूठन नहीं, जिसे कोई भी चख सके। अलेक्जेंडर की जिंदगी में आना एक अलग बात है, लेकिन हमेशा याद रखना कि अलेक्जेंडर की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। बहुत मोहब्बत करते हैं वो मुझसे, इसलिए मेरी जगह लेने के बारे में सोचना भी मत।
इस युद्ध में हमें बहुत हानि सहनी पड़ी है पुरु। इस युद्ध में भले ही अलेक्जेंडर ने मेरे योद्धाओं के शरीर को चोट पहुंचाई है, पर मैं उसे इनके मनोबल को तोड़ने नहीं दूंगा। कुछ वक्त पहले हम जंग का ऐलान करने के लिए तैयार नहीं थे, पर अब हालात बदल चुके हैं। हमने फारस की फौज की ताकत पोरस से छीनी है और अब पोरस के पास जख्मी सिपाहियों के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब हमारी फौज आराम करेगी और जब तक उनके जख्म पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, फारस की फौज हमारी जंग जारी रखेगी। क्लीटस, तुम फारस की फौज को अपनी निगरानी में तैयार करो। वो सब अभी नए हैं, उन्हें हमारी जंग के तौर तरीके, हमारी चालें समझाओ। शाह, और इफेस्टियम, तुम सेल्यूकस को पैगाम भेजो कि वो वहां से जल्द खजाना और रसद लेकर यहां आए। अब हमारे पास फौज के लिए रसद होगी, हथियार होंगे, दौलत होगी और जंग लड़ने के लिए फारस की फौज भी तैयार रहेगी। और सही वक्त आने पर हम फिर से जंग का ऐलान करेंगे। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी, पोरस वैसे वैसे कमजोर होता जाएगा। हमारे पास 20,000 सैनिक थे पुरु। उनमें से 3,000 वीर गति को प्राप्त हुए। लगभग 5,000 सैनिक घायल हैं। अब हमारे पास 12,000 सैनिक ही लड़ने योग्य बचे हैं पुरु। परिस्थिति स्पष्ट कीजिए राजगुरु जी। यदि युद्ध होता है तो मैं कितने सैनिकों को ले जा सकता हूं? सभी घायल सैनिकों का उचित उपचार हो रहा महाराज। सभी स्वस्थ हो जाएंगे। अधिकांश आपके साथ पुनः युद्ध में जाने योग्य हो जाएंगे। अब यदि हमें तक्षशिला का सहयोग भी मिल जाए तो हमें पूरा विश्वास है कि आचार्य चाणक्य की नीति और तुम्हारे नेतृत्व में कौरव राष्ट्र और तक्षशिला मिलकर अलेक्जेंडर की सेना का सामना कर सकते हैं। हाँ पिताश्री, आशा करता हूं कि अम्बी कुमार को मेरा संदेश मिल गया हो। मुझे विश्वास है कि वो मुझसे मिलने अवश्य आएगा, ताकि मैं उसे वास्तविकता से अवगत करवा सकूं। तुम्हारे गुस्से को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं अम्बी कुमार, मगर महज इस पैगाम को जला देने से वो कड़ी नहीं जुड़ेगी अम्बी कुमार, जिसकी बुनियाद रखने की कोशिश में पोरस है, ताकि तुम हमेशा के लिए उसकी तरफ हो जाओ। अब चाहे पुरु कुछ भी कर ले, किंतु वो और मैं इस जन्म में तो कभी भी एक पक्ष में नहीं होंगे। तुम्हारे वालिद सियासत को बेहतरीन तरीके से समझते थे और उनकी इसी खूबी का मैं मुरीद भी था, वरना मैं उनसे समझौता नहीं करता। मुझे यकीन है कि अंबिराज ने तक्षशिला के होने वाले शाह को सियासत के कुछ गुर जरूर सिखाए होंगे। हर खेल एक तरीके से नहीं खेला जाता अम्बी कुमार। कभी कभी दुश्मनी निभाने के लिए दोस्ती के लबादे की भी जरूरत पड़ती है। बहती हुई हवा की दिशा कभी एक नहीं रहती पुत्र। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है हम नहीं जानते। आपने सही कहा सम्राट। अब इस खेल को मुझे अलग प्रकार से ही खेलना होगा।
मैं जाऊंगा और पुरु से मिलूंगा, जैसे उसने मेरे साथ विश्वासघात किया और मेरे पिता की हत्या की, मैं भी ठीक वैसा ही उसके साथ करूंगा। उसका मित्र बनकर मैं उसे और उसके साम्राज्य को समाप्त कर दूंगा। बहुत खूब शहजाद, बहुत खूब। और आज पोरस को देने के लिए मेरे पास एक तोहफा भी तैयार है। अब जब जा ही रहे हो तो उसे भी अपने साथ ले जाओ। पोरस उसे हमेशा याद रखेगा। मैं अंबी कुमार के जरिए पोरस को बर्बाद करूंगा। जो तोहफा मैं अंबी कुमार के जरिए पोरस तक भिजवा रहा हूं, वो ना सिर्फ पोरस को बल्कि उसकी पूरी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर कर देगा। तैयार रहना शहजादे। अब जो काम करने तुम पौरव मुल्क जा रहे हो वो खतरनाक हो सकता है। मेरे प्रतिकार से अधिक नहीं सम्राट। मैं अपने गुप्तचरों द्वारा आपको समय समय पर सूचना भेजता रहूंगा। तैयार है ना मां, भारत में मेरी ताजपोशी के लिए। अंबी कुमार के गुस्से की चिंगारी पोरस की जिंदगी में आग लगा देगी। बाहर की चिंगारी को हवा देते हुए उस आग को नजरअंदाज मत करो अलेक्जेंडर, जो तुम्हारे खुद के घर में सुलगने वाली है। रॉक्सैन के साथ तुम्हारा रिश्ता पहले से ही रूखा था और अब तुमने बारसिन को अपनी मलिका बना लिया है। मैं मानती हूं कि बारसिन के साथ तुम्हारी शादी सियासी मजबूरी थी, लेकिन कोई भी औरत अपने शौहर के लिए उसके हुकूक और अपनी अहमियत में किसी भी तरह का मुकाबला बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे पहले कि ये आग मैसेडोनिया के फतेह के परचम तक फैले, रोक लो उसे। अपनी मातृभूमि के लिए तुमने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं वीर, और इसके लिए पूरा भारतवर्ष सदैव तुम्हारा ऋणी रहेगा। तुम्हारी वीरता व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारा स्वप्न अवश्य पूरा होगा। तुम्हारा परिवार अब से पौरव राष्ट्र का भाग है। तुम्हारा परिवार अब से मेरा परिवार है। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी अनुभव नहीं होगी, ये वचन है मेरा। सुना है अंतिम समय में दिया गया आशीर्वाद निश्चय फलता है। मैं एक साधारण सैनिक हूं, किंतु ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आप अलेक्जेंडर के विरुद्ध इस युद्ध में विजयी हो। महाराज पुरुषोत्तम भारत जयतु।
राजमाता की अंत्येष्टि के साथ हमने एक नई परंपरा बनाई थी। जो भी देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देगा उसे राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। हर वो योद्धा जिसे वीर गति प्राप्त हुई है उसकी अंतिम यात्रा पूरे सम्मान के साथ की जाएगी। इस योद्धा के परिवार को किसी प्रकार की कोई कमी अनुभव ना हो, भूख और दुख की परछाई इन पर कभी ना पड़े। इन योद्धाओं के परिवारों को हर वो वस्तु, हर वो सेवा उपलब्ध करवाई जाए जिनकी उन्हें आवश्यकता है। वस्त्र हो या भोजन, धन हो या घर, इन्हें किसी भी वस्तु के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़ जाए। हमने इस युद्ध में बहुत धन गंवाया है पिताश्री, परंतु मेरी वास्तविक संपत्ति मेरी ये प्रजा है। मेरे ये शूरवीर हर हाल में मातृभूमि की रक्षा में खड़े हुए थे। अब मातृभूमि का ये लाल इस विपदा की घड़ी में इन वीरों का साथ अवश्य देगा। पौरव राष्ट्र के महाराज से हमें यही आशा थी पुरु। गर्व है हमें कि पौरव राष्ट्र को तुम जैसा राजा दे सके। अलेक्जेंडर को प्रहार का उत्तर मिलेगा। किंतु पौरव श्रेष्ठ, उस अलेक्जेंडर को उत्तर देने के लिए हमारे पास पर्याप्त बल नहीं है। उन्हें स्वस्थ होने में अभी समय लगेगा। वो अलेक्जेंडर हम पर किसी भी क्षण आक्रमण कर सकता है। हम युद्ध के लिए तैयार हैं महाराज। अभी बहुत रक्त है मेरे धमनियों में। घायल हूं, मरा नहीं। महाराज, अभी बहुत धार शेष है हमारी तलवारों में। भले ही मैंने अपना एक पैर खो दिया, परंतु अपना निश्चय नहीं। आप जैसे राजा के लिए लड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है महाराज। आपने हमारे परिवारों को सहारा दिया और अब अपने परिवार के मुखिया के लिए हर घायल सैनिक पूरे बल से लड़ेगा। हाँ हाँ, हम युद्ध के लिए सज्ज हैं महाराज। हाँ हाँ, हम तैयार हैं। महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की। सेना की ये जयकार तुम्हारी एक और विजय का संकेत है पुरु। सच में तुमने अलेक्जेंडर को इनका मनोबल नहीं तोड़ने दिया। यदि तुम यही करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी पुरु। हमें नहीं पता कि तक्षशिला में परिस्थिति क्या है। नहीं लाची, हमारे योद्धाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए तुम्हें और पिताश्री को यहीं रुकना होगा। हस्ती है मेरे साथ। तो फिर सैनिकों की दशा सुधरने के बाद चले जाओ पुरु। अम्बी कुमार से इस भेंट को हम जितना टालेंगे उसके और मेरे बीच मतभेद पड़ने की संभावनाएं उतनी ही गहरी होती जाएंगी। मैं चाहता हूं कि अम्बी कुमार को इस झूठ से अवगत करवाऊं जो उसके पिता ने उसे कहा है
अपने ही पुत्र का उपयोग करके उसने हमसे विश्वासघात किया। पुरु का तर्क उचित है लाची। जब तक अम्बिराज का सत्य सामने नहीं आएगा तब तक हमें तक्षशिला का सहयोग नहीं मिलेगा। मैं बस तुमसे मिलने ही आ रहा था अम्बी। और मुझे यहाँ आने के लिए विवश होना पड़ा। वो मैं किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं पुरु। मैं जानता हूं कि तुमने मेरे पिता को क्यों मारा। मैं लज्जित हूं। मैं एक देशद्रोही का पुत्र हूं। आज नहीं तो कल तो ये होना ही था। तुमने जो किया उसके लिए मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बैर नहीं। किंतु तुम अचानक यहां कैसे? क्या हुआ? मैं और मां तुम्हारा साथ देने के लिए तक्षशिला छोड़ आए हैं पुरु। राजकोट से जो कुछ भी हमारे हाथ लगा हम सब समेट के लिए आए। आशा है कि ये युद्ध में हमारे काम आएगा। अलेक्जेंडर हमें भी अपने अधीन कर लेता। मुझे यही उचित लगा कि हम तक्षशिला छोड़कर तुम्हारे साथ हो जाएं और मिलकर उसे परास्त करें। मेरे पास अपनी कुछ सेना भी है तक्षशिला में, जो मेरे आदेश पर अलेक्जेंडर के विरुद्ध विद्रोह करने को तैयार है। अब जब तुमने निश्चित कर ही लिया है कि तुम अलेक्जेंडर के विरुद्ध खड़े हो गए तो आओ अम्बी, हम महल में चलकर योजना बनाते हैं। तुम मां और शेष लोगों को लेकर अंदर जाओ। मैं अपने गुप्तचर द्वारा अपनी सेना को संदेश भेज दूं कि मैं यहां सुरक्षित पहुंच गया हूं। महल में प्रवेश करने के बाद पूरब द्वार की ओर जाना, वहीं पर तुम्हें हमारी योजना को रूप देना है। मैं जानता हूं रॉक्सेन कि तुम मेरी और बारसीन की शादी से बिल्कुल खुश नहीं, पर मुझे उस शादी से कोई शिकायत नहीं। मैं खुश हूं कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा शख्स आया, क्योंकि मैंने पहली बार अपने लिए तुम्हारी आंखों में वो जज्बात देखे हैं जो पहले कभी नहीं देखे। इन हालात ने तुम्हें मजबूर किया है
कि तुम्हारे छूटे गुस्से का बांध तुम्हारी इन आंखों से छलक जाए, वरना मैं तो कभी जान ही नहीं पाता कि तुम्हारी आंखें भी नम हो सकती हैं। अगर तुम अब भी तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत समझ नहीं पाई हो तो सुनो, चाहे मुझे 50 शादियां क्यों ना करनी पड़े रॉक्सेन, पर वो तमाम रिश्ते किसी ना किसी वजह और हालात के मोहताज होंगे। और तुम मेरी पसंद हो और हमेशा मेरी मोहब्बत रहोगी। अलेक्जेंडर, मुझे आज तुम्हारी मोहब्बत भले ही समझ में आ गई, पर सियासत, तुम्हारी सियासत मैं समझ नहीं पा रही। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि बारसीन से शादी तुमने फौजी इमदाद के लिए की। अब जब तुम्हारे पास उनकी ताकत है तो तुमने पोरस से जंग लड़ने की बजाय अंबी कुमार को उनके पास भेज दिया। भूल गए, अंबी कुमार वही शख्स है जो पोरस के लिए अपनी जान भी दे सकता है। कभी कभी हालात इंसान को बदल देते हैं रॉक्सेन, और उसके जज्बात को भी। अपने वालिद की मौत ने अंबी कुमार को भी बदल दिया है रॉक्सेन। बड़े पैमाने पर जंग करके और अपनी ताकत को जाया करने के बजाय मैं अंबी कुमार के जरिए पोरस को बर्बाद करूंगा। जो तोहफा मैं अंबी कुमार के जरिए पोरस तक भिजवा रहा हूं, वो ना सिर्फ पोरस को बल्कि उसकी पूरी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर कर देगा। यही वो स्थान है जहां मेरी सेना छिपी हुई है। मेरा केवल एक आदेश, और वो अलेक्जेंडर के विरुद्ध विद्रोह कर देंगे। अब जब भी हम आक्रमण के लिए तैयार हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे परिवारों के बीच इतना सब कुछ होने के पश्चात भी आज तुम मेरे साथ खड़े हो अंबी। प्रसन्न हूं मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो पुरु, और अब जब मैं यहां हूं तो मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, और उसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। महाराज, क्या हुआ राजगुरु जी? आप इतने चिंतित क्यों हैं? समाचार बहुत ही चिंताजनक है महाराज। चिकित्सा शिविर में बहुत से सैनिक मर रहे हैं, और जो लोग स्वस्थ थे वो बहुत ही बुरी अवस्था में आ गए। कारण का पता नहीं चल रहा है महाराज। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। किंतु ये कैसे संभव है राजगुरु जी? हमने एक एक सैनिक के स्वास्थ्य की जांच और समीक्षा इतनी बारीकी से की है। अचानक से इतने सारे सैनिकों का घायल होना, और वो भी एक साथ, और वो भी तब जब उनके घाव भर रहे हों। ये घटना कुछ और ही कह रही है। राजगुरु जी, हमारे कितने सैनिक अस्वस्थ हुए? कोई स्वस्थ बचा ही नहीं है महाराज। महाराज, शिविर में उपस्थित एक एक सैनिकों के अंदर विचित्र रोगों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और जो तीव्रता से उन्हें मृत्यु की निद्रा सुला रहे हैं। आचार्य चाणक्य को इसी क्षण संदेश भेजा जाए। केवल वही हैं जो इस महामारी का कारण बता सकते हैं और इसके निवारण का मार्ग दिखा सकते हैं। तब तक हम चिकित्सा शिविर में जाकर देखते हैं कि उस हानि को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, सूचना है कि झेलम के निकट स्थित
हमारी मुख्य छावनी में भी सैनिकों की मृत्यु हो रही है। क्या? जो तोहफा मैंने पुरुष को भेजा है वो उसे मिल गया होगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि महाराज पुरुष रोग से ग्रसित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए। तो पुरु अभी तक चिकित्सा शिविर में पहुंच चुका होगा आचार्य। यदि पुरुष रोग से ग्रसित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो उसके संक्रमित होने की संभावना भी है। हिंदू कुश की बर्फ पिघलने से पानी में उताव ज्यादा है और लहरें बहुत तेज हैं। और इस बारिश के मौसम की वजह से पानी में इजाफा जरूर होगा, जिसकी वजह से यहां पुल बनाना नामुमकिन है। अगर दस्यु हमारे साथ नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि हम ये नदी पार नहीं कर सकते। कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। झेलम पौरव मुल्क और तक्षशिला के बीच सदियों से दीवार की तरह खड़ी है। इस नदी को इस पानी के रास्ते पार करना नामुमकिन है शाह। ये ना तुम मुझसे नहीं अपने आप से कर रहे हो क्लीटस। जब हम किसी भी मुश्किल को सुलझाने में ना कर देते हैं तो हमारा दिमाग उसे जवाब की तरह दर्ज कर लेता है क्लीटस, और चलना बंद कर देता है। और हम उसका हल ढूंढने के बजाय हार मानकर बैठ जाते हैं। आगे बढ़ने के रास्ते खोलने हो तो दिमाग के रास्ते भी खुले होने चाहिए क्लीटस। अगर हमने सोच लिया कि हम ये नदी पार नहीं कर पाएंगे तो फिर यह तय है कि हम ये नदी कभी पार नहीं कर पाएंगे। जंग मैदान से पहले जहन में जीती या लड़ी जाती है क्लीटस। उम्मीद है तुम अपनी सोच बदलोगे और हार मानने के बजाय हल ढूंढने पर गौर करोगे। फौज की एक टुकड़ी यहीं अपने पास रखो और झेलम के दोनों किनारों पर तलाश करो। जहां तक जाना है जाओ, पर कोई रास्ता जरूर निकालो। बहुत जल्द हम अपनी पूरी ताकत के साथ पौरव मुल्क पर हमला करेंगे, और यकीन है कि जो तोहफा मैंने पुरुष को भेजा है वो उसे मिल गया होगा। ये सब क्या है महाराज? ऐसा लग रहा है कि ये लोग वर्षों से रोगी है। कुछ तो विचित्र है लाची। इस भांति इस रोग का अचानक फैलना स्वाभाविक नहीं। रुक जाइए महाराज, आपका और राज परिवार का यहाँ रुकना उचित नहीं है। ये महामारी बहुत ही तीव्रता के साथ फैल रही है। जब तक हमें यह ज्ञात नहीं हो जाता कि ये महामारी क्या है और इसका उपचार क्या है, तब तक राज परिवार से कोई भी सदस्य अंदर नहीं जा सकता, नहीं तो संकट का कारण बनेगा। महाराज, मेरे बाबा को बचा लो महाराज, वो मर रहे हैं। कौन है तुम्हारे पिता? कुछ नहीं होगा तुम्हारे पिता को।
मैं स्वयं जाकर देखता हूं। हमें शीघ्र ही आचार्य चाणक्य को बुलाना होगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि महाराज पुरु उस रोग से ग्रसित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए। किंतु पुरु अभी तक चिकित्सा शिविर में पहुंच चुका होगा आचार्य। लाची और पौरव श्रेष्ठ बमनी वहीं होंगे। तो हमें तुरंत पुरु को रोकना होगा, क्योंकि यदि पुरु उस रोग से ग्रसित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आ गया तो उसके संक्रमित होने की संभावना भी है। मेरे बाद मेरी पुत्री और पत्नी का ध्यान रखिएगा महाराज। घबराओ मत योद्धा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इसे स्पर्श मत कीजिएगा। भैरव, महाराज, आपको और राज परिवार के सभी सदस्यों को इसी समय यहां से जाना होगा, क्योंकि ये रोग स्पर्श करने से या किसी भी प्रकार से संपर्क में आने से फैलेगा। और अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करना राजधर्म है आचार्य। सर्वनाशो संयुत्पन्न अर्ध त्याज्यति पंडितः, अर्थात जो सब कुछ नष्ट हो जाने की स्थिति में भी आधा बचा ले वही ज्ञानी। और एक राजा का ज्ञानी होना न केवल स्वयं राजा के प्राणों के लिए अपितु उसकी प्रजा के लिए भी अत्यावश्यक है। आप पर केवल इन सैनिकों का ही नहीं अपितु समस्त पौरव राष्ट्र का भार है। सब शवों से दूर रहेंगे, कोई भी रोगियों से सीधे संपर्क में नहीं आएगा। महाराज, इस कक्ष के अतिरिक्त जितने भी चिकित्सालयों में इस रोग से ग्रसित व्यक्ति हैं, उन्हें एक साथ रखना होगा, अन्यथा यह रोग तीव्रता से महामारी में परिवर्तित हो जाएगा और पौरव राष्ट्र काल कल्पित हो जाएगा। आप मेरे साथ आइए। भैरव, ये सब क्या है आचार्य?
देखते ही देखते हमारे सारे सैनिकों की मृत्यु हो रही है, और वो भी कुछ ही क्षणों में। ये जो भी है महाराज, हम इसके लिए तत्पर नहीं थे, परंतु अब हमें तीव्रता से इस पर नियंत्रण पाने के सभी उपाय करने होंगे। और ये रोग इतना शीघ्र कैसे फैला? अलेक्जेंडर का प्रकोप है ये सब उसी ने किया है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं बारसीन। पहला, मुझसे लड़ो, और दूसरा है मुझसे समझौता कर लो, जिसके बदले ना सिर्फ तुम्हारे वालिदा और बहन महफूज रहेगी, बल्कि तोहफे में तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर शौहर मिलेगा, अलेक्जेंडर। अब फारस और मैसेडोनिया एक हुए। हमें छोड़ दीजिए अम्मी जान, हमें मर जाने दीजिए। हमारी वजह से आप और हमारी बहन ही नहीं, हमारे पूरे मुल्क को उस अलेक्जेंडर के सामने झुकना पड़ गया। मुझे जीने का कोई हक नहीं अम्मी जान। मुझे होश में आओ। अहम बात यह है कि हम सब जिंदा और एक दूसरे के साथ हैं। इस दोज़ख की आग भी हम इसलिए झेल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का साथ है, और इसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं बारसीन। नहीं अम्मी जान, मैं दुआ की नहीं, बद्दुआ की हकदार हूं। आज मेरी वजह से, मेरे जज्बातों के बीच में आ जाने की वजह से मेरे मुल्क को शर्मिंदा होना पड़ा। काश मैं पोरस की तरह थोड़ी सी हिम्मतवर होती, अपने से पहले अपने मुल्क को रख पाती, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई अम्मी जान। मेरी इस कमजोरी की कीमत मेरे मुल्क को गुलाम बनकर चुकानी पड़ रही है। और वहां पोरस चुका रहा है। तुम इस वक्त यही सोच रही हो ना कि तुमने अपने मुल्क को या पोरस को शर्मिंदा किया है, लेकिन शायद तुम एक बात भूल रही हो जो पोरस ने ही हमें सिखाई है। हाँ बारसीन, पोरस वही शख्स है जिसने हर मुश्किल का सामना करते हुए अलेक्जेंडर के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी। उसे खुद उसी के लोगों ने धोखा दिया, अपने खून के रिश्तों ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन तब भी उसने अपना हौसला और जंग नहीं खोया। और अब हमें वही करना होगा। अलेक्जेंडर ने हमारी फारस की फौज को कब्जे में ले लिया है, लेकिन तुम अब भी उसे मात दे सकती हो। जिसे असाब समझ रही हो, उस शादी को अपना हथियार बनाकर एक बद्दुआ की तरह तुम्हें अलेक्जेंडर के करीब जाना होगा बारसीन, ताकि जब भी मौका मिले तुम उसे मार सको। आप वजह फरमा रही हैं अम्मी जान। अब मैं हार नहीं मानूंगी। मैं जीऊं या मरूं, अलेक्जेंडर को मौत की नींद सुला के रहूंगी। तुमने अंबे कुमार के हाथों पोरस को तोहफा तो भेज दिया, लेकिन तुम्हारी अगली चाल क्या है?
याद है ना मां, पोरस ने इसी झेलम की कसम खाई थी कि वो मुझे कभी झेलम पार नहीं करने देगा। तो सोचा क्यों ना इसी झेलम के जरिए पोरस को तोहफा पहुंचाया जाए। वो देखो, वो है इस समस्या की जड़। मैंने पोरस को उन सिपाहियों की सड़ी हुई लाशें भिजवाई हैं जिन्हें बेहद घिनौनी और तेजी से फैलने की बीमारी थी। और अब ये बीमारी पूरे पौरव मुल्क को इतना कमजोर कर देगी कि वो हमारे घोड़ों की टापों की आवाज से ही दहल जाएगा। इस जीवाणु का प्रभाव किस किस पर पड़ सकता है आचार्य? हर चीज, खाना, पानी, हवा, ये बीमारी हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। जिस पानी को वो पिएंगे वो खतरे का सबब बन जाएगा, क्योंकि इस पानी में इस बीमारी से मरे हुए लोगों की लाशें तैर रही हैं। जिस हवा में वो सांस लेंगे उस हवा में भी इस बीमारी के जरासीम खुले हुए हैं। और हवा और पानी के बाद ये बीमारी पहुंचेगी उनके अनाज तक, जिसे वो खाएंगे तो भी मरेंगे और नहीं खाएंगे तो भी। और बिना मेरे तलवार उठाए पोरस और उसके लोगों को मौत के आगे झुकना होगा। मगर पोरस इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है अलेक्जेंडर, और उसके साथ वो शातिर चाणक्य भी तो है। अगर उसने इससे बच निकलने का हल ढूंढ निकाला तो? इस समस्या पर नियंत्रण पाने का केवल एक ही उपाय है। हमें शीघ्र इन सभी शवों को जलाना होगा। भैरव, मुख्य छावनी पर जाकर इन सभी शवों को जलाने का प्रबंध करो। क्या आपको पूरा विश्वास है कि इन शवों को जलाने से हम इस महामारी को रोक सकते हैं? नहीं, इस महामारी को रोकने के लिए उन्हें लाशों को इकट्ठा करके जलाना होगा, और जब तक वो इसमें कामयाब होंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक ये महामारी हर घर, हर पौरव बाशिंदे में अपना घर कर चुकी होगी। अब इसे रोकने के लिए उसे अपना अनाज, फसलें, सब कुछ जलाना होगा। और किसी भी राजा के लिए यह फैसला बहुत मुश्किल हो सकता है। आज से पहले पोरस ने यह जंग का तरीका कभी नहीं देखा होगा मां। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस परेशानी के साथ पोरस कैसे दो हाथ करता है। तो अब देखते हैं क्या करेंगे महाराज पुरुषोत्तम और आलिम चाणक्य।
राज्य का सारा अनाज और फल विषाक्त हो चुके हैं। मेरे विचार से हमें ये खाने पीने की सारी सामग्री जला देनी चाहिए। मैंने उसकी रीढ़ की हड्डी पर वार किया है। अब देखते हैं वो कैसे मेरे सामने सीना तान के खड़ा होता है।